सप्ताह नंबर 12 सावधिक पुनरावृत्ति प्लस आकलन और ट्रैकर फिल करने का कार्य रहेगा। तो ये प्रगति कार्ड 1 होगा, प्रगति कार्ड भरा जाएगा 12 वीक में। वीक नंबर 13 एक खेल सप्ताह रहेगा। इसमें खेल से संबंधित एक्टिविटीज पूरे वीक में चलेंगी 6 के 6 दिन। सप्ताह नंबर 14 से 21 फिर से नई दक्षताओं पे कार्य होगा और 14 से 21 के बीच में सप्ताह नंबर 18 विशेष पुनरावृत्ति सप्ताह रहेगा। और इसमें कौन सी पुनरावृत्ति की जाएगी, इसमें सप्ताह नंबर 14 से लेकर के 17 तक जो भी कॉम्पिटेंसी पे नई दक्षताओं पे जो कार्य करेंगे उनका ही रिवीजन करवाया जाएगा। सप्ताह नंबर 18 में विशेष पुनरावृत्ति के लिए जो स्पेशल निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से 21 वीक तक ये नई दक्षताओं पे कार्य होने के बाद सप्ताह नंबर 22 यानी कि जो वार्षिक कैलेंडर है उसका जो अंतिम सप्ताह रहेगा उस पे कार्य होने के बाद 22 सप्ताह जो होगा उसके बाद क्या होगा, सावधिक पुनरावृत्ति सेकंड प्लस प्रगति कार्ड फिल करना दूसरा। तो इस प्रकार से ये वार्षिक योजना रहेगी। और इस वार्षिक योजना के लिए जो टीजी है हमारी उसके अंदर पेज नंबर 11 है, इसके अंदर ये दिया हुआ है पेज नंबर 11 के अंदर। उसके बाद में आगे सप्ताह नंबर 3 से 11 के लिए पेज नंबर 69 से 77 तक। सप्ताह नंबर 12 में पेज 78 पे सप्ताह 12, सप्ताह 13 के लिए डिटेल से दिया हुआ है पेज नंबर 79 से 80 तक। सप्ताह नंबर 14 से 21 के लिए पेज नंबर 81 से 88। और उसके बाद में विशेष सप्ताह जो है इसके अंदर पेज नंबर 85 इसके बीच में मेंशन है। और लास्ट में सप्ताह नंबर 22 है पेज नंबर 89 पे। तो ये हमारी वार्षिक योजना के लिए इस प्रकार से टीसी के अंदर बड़े विस्तार से दिया गया है। और अब आगे जो साप्ताहिक योजना है इसके लिए मैं मेरे ग्रुप के साथ ही मैं मीनाक्षी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आपको साप्ताहिक योजना बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो बाल वाटिका कार्यक्रम की योजना है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। सबसे पहले हमारी वार्षिक योजना है, फिर साप्ताहिक है और फिर हमारी दैनिक योजना है। वार्षिक योजना हमारी 22 सप्ताह की है जो कि सर ने अच्छी तरीके से आप लोगों को मतलब आपके साथ शेयर की है। अब बारी आती है कि हम साप्ताहिक योजना पे काम किस तरीके से कर रहे होंगे। साप्ताहिक योजना में हमारा 6 दिन के ऊपर काम हो रहा होगा, जिसमें प्रथम 4 दिवस पहले 4 दिन हम क्या करेंगे, नई दक्षताओं पर काम, जो कि हमारा वर्कबुक में गिवन होता है। और हर वर्कबुक के जो भी हम एक्टिविटी काम करवाएंगे उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन गिवन होती है। उस इंस्ट्रक्शन की पढ़ के फिर हम आगे फिर वो एक्टिविटी और उस वर्कबुक पे पेज पे हम काम करवाएंगे। पहले 4 दिन हमारा ये काम होने के बाद उसके बाद हमारा होता है दिवस 5, जिसमें हम क्या करते हैं, वो होता है हमारा मैंने सीखा नाम पेज से, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले 4 दिन में नई दक्षताएं सीखी हैं उन सब की हमने दोबारा से उसकी रिवीजन करनी है और शिक्षक द्वारा उसका अवलोकन किया जाएगा। मैंने जैसे कल भी जब एक्सप्लेन करने की बात आई थी, मैं तभी भी ये बात करी थी कि हम इसमें आकलन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम अवलोकन करेंगे 5वें दिन पे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5वें दिन ही अध्यापक क्या करेगा, ट्रैकर भी फिल करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो भी उस ट्रैकर के अंदर रहेगा कि बच्चे की कहाँ कमी है क्या है, वो हमारा फिर 6ठे दिवस में चलो दोहराए में आएगा। और जो कॉम्पिटेंसी उसकी कम रहेगी होगी वो कॉम्पिटेंसी के ऊपर उस दिन फिर 6ठे दिन काम किया जाएगा। ये हमारी जो है वो पूरे सप्ताह की शिक्षण योजना रहेगी। आई होप सभी को क्लियर होगा। धन्यवाद। अभी मैं मैम को बोल चुकी हूँ आपको दैनिक योजना एक्सप्लेन करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि सब ने हमें बताया वार्षिक योजना के बारे में और मैडम ने बताया साप्ताहिक योजना के बारे में। अब हम बात करते हैं दैनिक योजना के बारे में। देखो ये टीजी में ना पेज नंबर 12 में दिया हुआ और ये हमें टीचर्स को बताना है ताकि वो इसको फॉलो कर सके अच्छे से। और इसमें हमारा पहला सेशन रहेगा प्रातःकालीन सभा का, ठीक है, जैसे कि प्रेयर का 30 मिनट का। उसके बाद मॉर्निंग सर्कल टाइम, मॉर्निंग सर्कल टाइम में जैसे हमें सबने बताया था कि हम बातचीत करवा सकते हैं बच्चों से और कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। इसका टाइम रहेगा 30 मिनट का। उसके बाद रिफ्रेशर ब्रेक 10 मिनट का टाइम। उसके बाद मुक्त खेल, मुक्त खेल वो खेल है जो जिसके लिए हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को नहीं देते, वो अपने आप से खेलते हैं और इसका टाइम रहेगा 50 मिनट का।
उसके बाद है कहानियां और निर्देशित खेल। ये निर्देशित खेल जिसमें टीचर्स जो है बच्चों को पहले से ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है और उसके क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे। ये निर्देशित खेल है और इसका टाइम रहेगा 45 मिनट का। उसके बाद है गतिविधियां और अभ्यास पुस्तिका पर कार्य। इसमें हम बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे, किसी भी संख्या ज्ञान से रिलेटेड जो भी अभ्यास पुस्तिका में कार्य दिया हुआ है उसको एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को करवाएंगे। उसके बाद है भोजन मध्याह्न मिड डे मील का टाइम। अब बच्चे मिड डे मील करेंगे और इसके लिए भी टाइम है 30 मिनट का। उसके बाद है बाहरी खेल। बाहरी खेल हम बच्चों को कमरे से बाहर भेज देंगे ताकि वो बाहर इन्वायरमेंट में खुले से खेल सके। ये मुख्य खेल के जैसे ही है। और लास्ट है गुड बाय सर्कल टाइम। ये रहेगा, इसका टाइम रहेगा सिर्फ 10 मिनट का। तो ये थी हमारी दैनिक योजना। अब आगे आप लोगों को सर बताएंगे। मैडम, अब जैसी हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है वो हमारी 6 या 6.5 घंटे के लिए चलती हैं, लेकिन बाल वाटिका में जो हमारे पास एक दैनिक योजना का समय दिया गया है वो 4.5 घंटे का है, क्योंकि वो बच्चे छोटे होते हैं तो इसलिए हम उनको जल्दी घर भेज सकते हैं। तो हमें अब एक एक्टिविटी भी करानी थी क्लासरूम में टीचर को करना, लेकिन दैनिक योजना में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसमें हमने एक्टिविटी चुनी है गुड बाय सर्कल टाइम। वो वाली एक्टिविटी करते हैं। तो मैं बैठो अच्छा, आज ऐसा लगा आपको बहुत मजा आया? प्लीज मजे किए, बहुत जाना है और आपने आज अच्छे से खाना नहीं खाया था, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? ओके, तब क्या हुआ? सिर दर्द हो गया था? इतनी छोटी सी उम्र में सिर दर्द हो गया? मम्मी को बोला घर रखे और घर पे जाके डॉक्टर के पास जरूर जाना। खूब एंजॉय किया ना हमने। अच्छा, एक बात बताओ, आप सबको खूब मजा आता है ना? किसको स्कूल आना अच्छा लगता है? किसको? सबको आना अच्छा लगता है। तो फिर आज मिला क्यों नहीं आई? उसको अच्छा नहीं लगता क्या? मैम अपने मामा के घर गई है। मामा के घर गई है? ओके, ठीक है। अब आप सबकी छुट्टी का टाइम होने वाला, लेकिन आपको ध्यान है ना घर पे जाके हमें क्या क्या करना है? जो जो हमने यहाँ पे काम किया है वो सारा घर पे जाके अपनी मम्मी को या किसी को भी बताना है कि हमने स्कूल में आज कौन कौन से खेल खेले हैं, क्या क्या पढ़ाई की है। और दूसरा, जाके हाथ धोने हैं, ड्रेस उतारनी है, ड्रेस जगह पे रखनी है, अपने आप कपड़े लेके पहनने हैं और खूब शरारतें करनी है, लेकिन ऐसी शरारतें करनी है किसी को तंग नहीं करना। और एक बात और याद है ना आपको? कौन सी मैडम? बाहर खेलना है, घर में मम्मी के साथ काम देखना, लेकिन क्या नहीं देखना? फोन नहीं देखना और टीवी भी बहुत कम देखना है। यानी कि नो मोबाइल, नो टीवी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना, आंखें खराब हो जाती है। ओके, बाय। जो कार्य ये एक्टिविटी की गई है और इस पे किस तरह से हमें काम करना है वो पहले हम एक, वैसे तो हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, हमसे भी कुछ डिवाइड किया है। इससे पहले हम एक क्लास में एक टीचर का क्या इंटरेक्शन रहता है जी, तो उसमें मैम हमारे टीचर आएंगे और हम बच्चे बनेंगे और किस तरह से मतलब एक जो कोई भी नई दक्षता हम स्टार्ट करेंगे और नई दक्षता स्टार्ट करने से पहले हम उसको टीचर टेस्टिंग बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं, या उसकी पूरा उदाहरण से कैसे हम देख रहेंगे। तो मीला मैम है वो टीचर का रोल करेंगे और बाकी हम बच्चे बनेंगे। सुषमा, सॉरी रजिया पढ़ो। एक मिनट इसको ये कर लो, ये और आपके पास अच्छा, आपको कौन सा रंग पसंद है? पीले रंग की बॉल के साथ खेलते हो? पीले रंग की चीजों के नाम बताओ, कोई भी फल बताओ, कोई भी पीला। केला, शाबाश। और बताओ आप कौन सा फल खाते हो? वेरी गुड। तो टमाटर, केल, इनका शेप कैसा होता है? और ये क्या है भाई? ये बताओ क्या है? ये मिर्च। और ये क्या है? ये लाल मिर्च। ये भी मिर्च है। अच्छा, खाते हो मिर्च आप? नहीं करते, देखिए। अचार, चटनी कभी खाया है? बनाई चटनी मिर्च की? खाई नहीं लाल मिर्च की चटनी?
तो इसमें हम जो है इस कविता के माध्यम से बच्चों को जो है हम रंग के बारे में जानकारी करवा सकते हैं। जुड़ा होगा भाई, टमाटर का जैसे रंग लाल होता है, गाजर का भी रंग लाल होता है, हो सकता है भी कलर से, रेड कलर से भी कुछ ना कुछ वो लाल कलर से पेन या पेंसिल भी यूज वो करता है, ठीक है। तो वो लाल कलर के बारे में उसके पता होता है उसको, ठीक है। और फिर जैसे वो एक हमने भाषा के समझ में एक टेक्स्ट बुक भी हमने SCRT की टेक्स्ट बुक है, उसमें ये दे रखा था कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो 5000 शब्द लेकर के आता है, तो उसका वोकैब होता है, लेकिन हमने क्या है उसको एक स्कूल के प्रीवियस से जोड़ना होता है। तो ऐसा नहीं बच्चा जब आता है तो उसको पता नहीं होता, हम क्या करें उसको प्रीवियस नॉलेज से उसको कनेक्ट करेंगे। इसी तरह ये भी कि आओ बच्चों खेले खेल, क्या है लंबा क्या है गोल। तो गोल में जैसे सभी ने बताया कि गेंद भी गोल है, या किसी ने ये भी कहा भी पृथ्वी भी हमारी गोल है, ठीक है। बैट भी लंबा है, कोई कह देते सर लट भी लंबा है जी, कोई लकड़ी भी लंबी है। तो तरह तरह के मतलब बच्चों के ना एक क्वेश्चनिंग स्किल डेवलप हो जाती है भाई। जैसे हम बच्चों को एक क्वेश्चनिंग के एक स्किल उसके अंदर डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग स्किल ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। इसमें अभ्यास पुस्तिका, वैसे ये जो हमें गतिविधि दी है, ये हमने इतना ये नहीं माना कि बिल्कुल एक इजी टास्क, नो। सबसे मेन हमारा यही है, क्योंकि हमने इस गतिविधि को कैसे करवाना है, टेक्स्ट बुक अपने अभ्यास पुस्तिका भी लेनी है और टीजी का भी यूज करना है। अगर हम बात करें जैसे टीजी के पेज नंबर 60 पे दे रखा है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में करवाया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो साप्ताहिक जो प्लान था वो बहुत तरीके से करवाया है। और इस गतिविधि में हम जैसे भी 35 मिनट का टाइम हमने देना, 35 मिनट का टाइम दे रखा है, पर ये 35 मिनट जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि 35 मिनट में टीचर बाउंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो हो सकता है कि 1 घंटा भी चला जा सकता है, वो मतलब 50 मिनट भी जा सकता है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं कि टीचर्स केवल 35 मिनट में ही वो इसको करवा पाएगा, और रियल में ऐसा होता भी नहीं। ग्राउंड हम देखेंगे जो भी टाइम का जो डिवाइडेशन किया है वो उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे कहीं ना कहीं वेरिएशन होता चला जाता है। उसी के साथ जैसे अभ्यास पुस्तिका का जो ये कार्य करने का जो तरीका है, जैसे पहला पेज है इसके अंदर रोमन में इसमें 7 दे रखा है। खंड 1 में हमारा पहला खंड, वैसे कितने पार्ट थे हमारे इसके? 3 थे ना। तो हमारा खंड 1 जो है पार्ट 1 पे हमें जो ये दे रखा है, और इस पे रोमन पेज 7 लिख रखा है इसको, ठीक है। और अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करने का तरीका जैसे दे रखा है, गतिविधि प्रकार 8 से 10 मिनट का, तो साथ में ये भी दे रखा है कि क्या क्या होता है लाल लाल। तो हमारी ये जो गतिविधि थी डे 1 की थी। नई दक्षता तो 4 दिन कार्य होता है ना, 5वें दिन क्या होता है? अवलोकन जो ट्रैक कर रखते हैं, और छठे दिन क्या होगा? दोहरान। अवलोकन है ना छठे दिन, और छठे दिन में क्या तो एक सिंबल इसके अंदर दिया होता है, जैसे टीचर 2 बच्चे साथ में से हमें सिंबल से भी उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमने 4 दिन मतलब डे 1 के अकॉर्डिंग हम चले, इस गतिविधि को हमने टीजी के अकॉर्डिंग, और जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो अभ्यास जो प्रैक्टिस वर्कबुक है, अभ्यास पुस्तिका है, और जो टीचर गाइड है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अलाइनमेंट करना है। टीजी को देखना है और साथ में उसको भाई कौन से पेज पर है और ये गतिविधि कौन से पेज नंबर पर दे रखी है, उसके क्या क्या स्टेप है। और गतिविधि प्रकार 8 से 10 मिनट होगा, और फिर हमने देखना है कि क्या क्या सामग्री होगी। इस पे हम देख लें 4-5 मिनट जो भी है 10 मिनट तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर हमने अभ्यास पुस्तिका को देखना है सारा। तो ये हमने मेन हमारा जो ये गतिविधि है, ये जो टास्क हमें दिया है हमारे एमपी साहिबान ने, हमने केवल किसके साथ, जो हमारी टीजी है उसको फॉलो करना है भाई, कहां पर किस तरह से कहां पर कौन सी गतिविधि दे रखी है। तो हमने कोशिश करी है, तो इसलिए थैंक यू। हमारा ग्रुप 3 है, और हमारे पास जो टॉपिक है वो है बच्चों की प्रगति को समझना, ट्रैक्टर और प्रगति कार्ड। तो इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी बताना चाहूंगा कि ये क्यों है, कि जिस तरह हमें मोटे टारगेट दिए गए थे बाल वाटिका या 1ली से 5वीं तक हम पंचकोशों के माध्यम से बच्चे के सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास करेंगे। तो उनको देखते हुए हमने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए, जिनको गोल हम CG 13 बोलेंगे। तो अवलोकन में ये है कि
अगर हम यहाँ छोड़ देते कि लक्ष्य निर्धारित कर लिए और अवलोकन ना करते, साल के एंड में अवलोकन करते, तो बहुत सारे बच्चे उन दक्षताओं को वो पिछड़ जाते। और इसका आधार ये है कि ड्रॉप आउट का ये बेस बनता है। नए सीख पाने की वजह से बच्चे बाद में धीरे धीरे 5वीं तक ड्रॉप आउट होने लगते हैं। इसलिए ये है कि हम प्रतिदिन जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनको प्रतिदिन, सप्ताह में उनका ऑब्जर्व लगातार, उनको अवलोकन हम करते रहें। और जिन बच्चों को जरूरत है मदद की, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम क्लास में होता ही है कि कुछ बच्चे बताने से करने लगते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है और कुछ बच्चों को बहुत फोकस चाहिए होता है, तब जाके वो इन दक्षताओं में दक्ष हो पाते हैं। इसलिए इसका आधार ये है कि हम लगातार इस पूरे स्पेक्ट्रम को थोड़ी सपोर्ट से अवलोकन करते हुए ड्यूरिंग द जो टीचिंग है कि प्रतिदिन सपोर्ट, सप्ताह के अंदर सपोर्ट, हर 10-11 सप्ताह के बाद उनको सपोर्ट, ताकि कोई भी दक्षता है उनको छूटे ना और एक मैक्सिमम जो दक्षताओं तक हम सेशन के एंड तक हम रीच कर सकें। तो इसका आधार ये है कि हम सभी दक्षताओं पर हम काम करते हैं, तो उनकी लगातार प्रगति को, तो इसको इसी आधार पे हम प्रतिदिन और प्रत्येक सप्ताह और जो हम प्रगति कार्ड 1 और 2 भरते हैं सप्ताह 12 में और सप्ताह 22 में, तो उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके आधार पे सिर्फ ऑब्जर्व करके छोड़ते नहीं है, प्रतिदिन उनको सपोर्ट करते हैं। छठे दिन उनके साथ रिमेडियल कार्य करते हैं और हमने प्रगति कार्ड यानी सावधिक आकलन 1 करते हैं, उसके बाद में भी उनके साथ हम रेमेडियल कार्य करते हैं ताकि वो उनको दक्षताओं पर पीछे ना रहे। तो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उनका हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि बच्चों के साथ चर्चा करते हुए, जब हम बच्चों से चर्चा करते किसी टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करें तो बच्चे जब बोलेंगे तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के बारे में, उनकी क्या वो इस चीज को समझ पा रहे हैं, वो हमें ऑब्जर्व हो ही जाएगी, अवलोकन हो जाएगी जब हम बातचीत करेंगे। दूसरा क्या है, इसी के अंदर सीखने में सहयोग कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो हम बातचीत करेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक से नहीं बता पाएंगे, तो उनको उसी दौरान सहयोग कर देंगे ड्यूरिंग द क्लास, ताकि वो उस चीज को सही तरीके से समझ ले। ये नहीं कि यहाँ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, छठे दिन जब उपचारात्मक शिक्षण होगा तब इनको करवाएंगे, ये नहीं, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे ड्यूरिंग द क्लास ही सीख लें और सही ट्रैक पर आ जाए। इसके अलावा हम प्रतिदिन क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो एक तरह का बच्चे की प्रगति कार्ड होता है जिसमें बच्चे का व्यक्तिगत विवरण होता है कि बच्चे का क्या नाम है, जेंडर और कितनी उम्र है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसकी विकासात्मक जो चरण है कि ये बोलता कैसे है, यानी कि इसका शारीरिक विकास कैसा है, इसकी शब्दावली भाषा विकास कैसा है, इसकी ये चीजों को समझ पाता है कि नहीं, रंगों को, आकारों को, यानी इसका संज्ञानात्मक विकास कैसा है, वो इंटरेस्ट इन चीजों में लेता है। तो ये हम भरते जाएंगे ना इस पोर्टफोलियो के अंदर, तो बच्चे की एक इंटरेस्ट और वो सारी चीजें इस पोर्टफोलियो में अंत में हमारे सामने आ जाएंगी। तो इन चीजों की वजह से हम दैनिक अवलोकन करते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम प्रतिदिन क्या करते हैं कि अभ्यास पुस्तिकों में मेरा सफर नाम से ट्रैकर है, जो हम गतिविधियां करते हैं वो बच्चों से वहां पर टिक करवाते हैं कि ये गतिविधि वर्कबुक को और टीजी को देखते हुए हो गई है और बच्चों से हम टिक करवाते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का जो अवलोकन है, कार्य है, वो आ गया। इसके बाद जैसा कि सर ने बताया है कि एक जो अवलोकन या दैनिक चर्चा के रूप में या सहयोग के रूप में या पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है उसके रूप में हम बच्चे का अवलोकन करते चलते हैं दैनिक रोजाना। इसके अलावा जब सप्ताह की बात करते हैं तो सप्ताह के अंदर भी बच्चे का जो प्रगति है उसको हम नोट करते हैं। इसके लिए एक अवलोकन ट्रैकर दे रखा है वर्क बुक के अंदर, जो कि 5वें दिन मैंने सीख लिया के नाम से है। उसको हम बच्चे से करवाएंगे और उसी दिन 5वें दिन के अंत में उस ट्रैकर को हम फिल करेंगे कि किस बच्चे ने कितना सीख लिया, उसको कितने मदद की जरूरत है, क्या आवश्यकता है। और छठे दिन जब हम उसकी जो जिन दक्षताओं में वो पिछड़ा हुआ है या जो काम वो नहीं कर पा रहा है
इससे संबंधित अभ्यास करवाएंगे हम छठे दिन। तो सप्ताह में जो प्रगति जो बच्चे की देखी जाती है वो अवलोकन ट्रैकर के अंदर की जाती है, और पुनरावृत्ति के रूप में हम इसको दोबारा करवा देते हैं। सप्ताह के अलावा दैनिक, साप्ताहिक और साप्ताहिक के अलावा सप्ताह 12वें सप्ताह और 22वें सप्ताह में दोबारा बच्चे की प्रगति को मापा जाता है, जिसके अंदर वो साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्र दिए हुए हैं, जिसमें पिछले जो 3 से 11 सप्ताह थे उनके जो दक्षताएं करवाई गई उनका दोहरान करते मुख्य दक्षताओं का दोहरान करते हुए हम उन कार्य पत्रों को करवाते हैं, और जो प्रगति कार्ड वर्कबुक के अंदर दे रखे हैं वहां पर हम उनको फिल करते हैं। ये एक बार होती है 12वें सप्ताह में, और जैसे 12वें सप्ताह में हुई वैसे ही कार्य पत्र दे रखे होते हैं 22वें सप्ताह में। तो ठीक वैसे ही हम फिर 22वें सप्ताह में उनको फिल करते हैं। तो इस तरीके से, और जब ये ट्रैकर फिल किए जाते हैं जो कि हम साप्ताहिक करते हैं, उसके लिए ट्रैकर के अंदर 3 चिन्ह दिए हुए हैं। जो ये टिक का जो निशान है वो दर्शाता है कि जो बच्चे आसानी से काम को कर लेते हैं उन बच्चों के सामने हम टिक का निशान कर देते हैं, और जो जिन बच्चों को मदद की जरूरत है, जैसे हम चित्र पे चर्चा कर रहे थे, दैनिक जब अवलोकन कर रहे हैं और चित्र पे चर्चा हमने की, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूछने पे सीधा जवाब दे देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुलवाने के बाद भी बोलते नहीं, इसका मतलब उनको मदद की जरूरत है। तो उन बच्चों के सामने हम ये चिन्ह लगाते हैं, और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं उनके सामने हम डैश का निशान लगा देते हैं। तो इन 3 चिन्हों के द्वारा हम प्रत्येक सप्ताह में ट्रैकर को फिल करेंगे, और बाद में और 22वें सप्ताह में हम प्रगति कार्ड फर्स्ट और सेकंड जो कि वर्कबुक में दे रखा है उसको फिल करेंगे। साप्ताहिक ट्रैकर हमारा टीजी के अंदर है, और 12वां और 22वां सप्ताह हमारा वर्कबुक के अंदर है। तो इस तरीके से हम बच्चे की प्रगति 3 बार माप रहे हैं पूरे साल के अंदर, रोजाना 5वें दिन और 12वें और 22, इस तरीके से पूरे साल की प्रगति को देखते हैं। वैसे सुनील सर ने और मैम ने लगभग सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा मेरा सफर ट्रैकर है, जो बच्चा हर दिन जो एक्टिविटी कर रहा है वो भरेगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है। जैसे उसने फर्स्ट डे का काम किया वो वहाँ पे टिक करेगा। हर सप्ताह में ऐसे ही है, पहले 2 सप्ताह हमारा तैयारी का ही रहेगा, हम स्टार्ट करेंगे। तीसरे सप्ताह में पहले दिन जो वो काम कर लेता है उस पर टिक लगाएगा, ऐसे ही हर दिन। ये हमारा अभ्यास पुस्तिका में पीछे दिया हुआ है। उसके बाद आता है हमारा साप्ताहिक ट्रैकर, जो साप्ताहिक आंकलन हम करते हैं सप्ताह में 5वें दिन। वो ट्रैकर हमारा जो साप्ताहिक वाला है वो हमारा टीजी में दिया हुआ है, जो हमने 5वें दिन करना है सप्ताह के, वो हमारा टीजी में दिया हुआ है। जैसे अगर आप खोल के देखें, सप्ताह 3 है, सप्ताह 3 की दक्षताओं पर अगर हम काम करते हैं तो उसमें 3 ही दक्षताएं दी हुई हैं। पहला है परिचय चित्र में रंग भरना, उससे रिलेटेड हम एक्टिविटी करवाएंगे जैसी मैम ने करवाई थी। क्या क्या होता लाल लाल, फिर उसी टाइप से वर्कबुक में काम दिया होता है, तो उस सप्ताह में उसी तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, उन्हीं का हम अवलोकन करते हैं और उसी के बेस पे हमें ट्रैकर फिल करना होता है। दूसरी इसमें दक्षता है कक्षा की गतिविधियों में रुचि लेना। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने वर्कबुक दे दी है जो मोस्टली उसमें प्रैक्टिस में मिलता भी है, वर्कबुक कंप्लीट होती है, बाकी जो काम होना होता है वो नहीं मिलता। तो ये टीचर को अवलोकन भी करना है बच्चे का कि वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको अंगेज करना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वहाँ पे, क्योंकि ये हमारी दक्षताओं में ही शामिल है। उसके बाद तीसरी इसकी दक्षता है आसपास के वस्तुओं, जानवरों, पक्षियों की आवाजों को पहचानना। इससे रिलेटेड ही गतिविधि उस सप्ताह में दी हुई है जो हमने 1 से 4 दिन में करवानी है। उसी हिसाब से दक्षताएं रहेंगी जो हम 5वें दिन भरेंगे ट्रैकर में। साप्ताहिक ट्रैकर हमारा टीसी के अंदर दिया हुआ है, और जो हमारा सार्वजनिक आंकलन फर्स्ट होगा वो हमारा 12वें सप्ताह
प्रगति कार्ड 1 भरेंगे। 22वें सप्ताह में हमारा पीरियड 2 होगा, जिसके लिए हम प्रगति कार्ड 2 भरेंगे। अब एक बार प्रगति कार्ड सभी खोले प्लीज। अभ्यास पुस्तिका में दिया हुआ है पीछे, जिसके पास है वो खोलने प्लीज। फिर का बात में दे देना, खड़े कर देंगे। वर्कबुक नहीं ना, मेरे को वो चाहिए थी। इसमें जब हम देखते हैं 12वें सप्ताह में हम प्रगति कार्ड 1 भर रहे हैं, फिर पहले 4 दिन सावधिक पुनरावृत्ति का आता है। उसी में उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति हो रही होती है जो काम हमने 3 से 11 सप्ताह में करवाया। उन्हीं चीजों का हमें अवलोकन करना है और उसी हिसाब से हमें आकलन ट्रैकर उसका फीड करना है, जो हम 5वें दिन करेंगे। बाकी अब तक तो ऐसा होता आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऑनलाइन भी होता है, टीचर्स को पता है, ऑनलाइन भी आ जाता है। फिर उसी हिसाब से हमें ट्रैकर फीड करना है 5वें दिन। कि कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि टीचर 5वें दिन ही करेगा, और वो टीचर की अपनी स्पीडा है, उनकी अकॉर्डिंग करेगा। बाकी प्रैक्टिस यही है। तो इसमें पहले 4 दिन वो अवलोकन कर रहा होगा, देख रहा होगा, उसके बाद वो आकलन ट्रैकर फील कर रहा होगा 5वें दिन, और उसके बाद 6ठे दिन वो पेरेंट्स को बुलाएगा, उनको वो साझा करेगा, और साथ में जो पोर्टफोलियो उसके पास रखा हुआ है, बच्चे जो डेली काम कर रहे हैं उनका रिपोर्ट जो उसके पास है, वो भी वो पेरेंट्स के साथ साझा करेंगे। तो अभी मैं प्रगति कार्ड दिखा रही थी, इसमें आप देखेंगे इस साइड लिखे हुए हैं एनसीएफ की पाठ्यचर्या से सीखने के आयाम, और बीच में इसकी मुख्य दक्षताएं हैं। दक्षताएं जब हम क्लास में काम कर रहे होंगे, बच्चे वो दक्षताएं अचीव कर रहे होंगे जो हम एक्टिविटी करवाएंगे उनसे। तो जैसा कि आप इसमें साफ देख पा रहे हैं, ये जो दक्षताएं हैं वो कनेक्टेड है हमारी पंचकोश से। हर दक्षता से बच्चे का कौन सा विकास हो रहा होगा, कौन सी सिद्धि वो अचीव कर रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। कई बार टीचर्स को रहता है हम पंचकोश की बात क्यों कर रहे हैं, विकासों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के साथ हमने काम करना है उनको जो दक्षताएं हमने देनी है वो उन्हीं से कनेक्टेड है। तो बस कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, आसानी से कर पाते हैं तो हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, मदद से कर रहे हैं, वो सब हम जब क्लासरूम में बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से होगा। ये हमारा ग्रुप नंबर 4, और हमें टॉपिक मिला था मॉर्निंग सर्कल टाइम, इसको डिफाइन करना है। तो जैसे कि हमें पता है बाल वाटिका में प्रतिदिन जो कार्य होने हैं बच्चों के साथ, उनको मुख्य 6 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें अल्पकालीन सभा के बाद में जो मुख्य प्रथम खंड है वो मॉर्निंग सर्कल टाइम का। तो सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, क्यों रखा गया और इसके उपयोग क्या है और किस उद्देश्य से रखा गया। तो जैसे कि सबसे पहले तो बच्चे घर से थोड़ी दूर स्कूल में आते हैं, तो क्या होता है उनके लिए सारी चीजें नई लोगों से बात करना, नई चीजें उनके लिए नई जगह होती है, तो उनका अनुभव जो होता है वो नया होता है। तो इस प्रक्रिया में बच्चे असहज महसूस करते हैं, तो वो बच्चे असहज महसूस ना करें, उनको एक सहज वातावरण उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए मॉर्निंग सर्कल टाइम की व्यवस्था की गई है। उसमें क्या करता है, शुरू में बच्चों को सर्कल में बिठा के उनसे आपस में बातचीत करता है, वो एक दूसरे पे और अपनी बातों को शेयर करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, और इस तरह से उनमें और अच्छा मतलब सहज वातावरण का निर्माण होता है। ये हो गया। इससे बच्चे का क्या होता है, भाषा का विकास होता है, और उससे विज्ञान में कोश और मनोमय कोश का विकास होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि मॉर्निंग सर्कल टाइम को किस तरह से हमने इसके अनुसार काम करना बच्चों के साथ। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम जो है उसकी कुल समयावधि कितनी है, 30 मिनट की। 30 मिनट की है। 30 मिनट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक 15 मिनट का टाइम, दूसरा 15 मिनट का टाइम। फर्स्ट 15 मिनट के टाइम में हमें क्या करना है, मॉर्निंग रूटीन रहेगा जो हमें 6 के 6 प्रतिदिन करना रहेगा।
इसमें फर्स्ट रहेगा उपस्थिति चार्ट, ऐसे बच्चे का उपस्थिति चार्ट रहेगा। दूसरा हमने करना है एक आज हम क्या करेंगे गतिविधि, आज हम क्या करेंगे गतिविधि, और इसी के साथ मतलब वो कैलेंडर गतिविधि। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि जब हम वर्कबुक में नई दक्षताओं पे जब सप्ताह 3 से 11 का काम कर रहे होंगे तो वहाँ हमें इस तरह का आज हम क्या करेंगे ये वाली गतिविधि चलेगी। उसके बाद जब 14 से 22 सप्ताह की काम होगा तो वहाँ कैलेंडर गतिविधि रहेगी। और इसके बाद हम लास्ट के 5 मिनट जब बचेंगे तो उसमें कोई बातचीत या कविता कहेंगे, सुनो सुनाओ, जो हमें शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है उसके सहयोग से। तो ये जो कुल 30 मिनट का टाइम, इसमें 15 मिनट का जो टाइम हो प्रतिदिन डेली रूटीन में ये 5-5 मिनट लेके हमने काम करनी है। आगे मैं हैंड ओवर करती हूँ मैम को। अगले 15 मिनट के लिए जो काम करना है, जैसे मैडम ने जो बताया वो हमने डेली करना है, और जो 15 मिनट का मैं बताऊंगी उसके अंदर हमें डे डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कविता पोस्टर पर काम करना है वो एक दिन करना है, वो दूसरे दिन काम करना है। और इसके अंदर मुक्त चर्चा है वो हमने 2 दिन काम करना है। कौन से इसके अंदर है, पहला और तीसरा। और सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए जो चर्चा और गतिविधियां हैं वो एक दिन करनी है, और वो 5वें दिन हमने इसमें 15 मिनट कार्य करना है। और छठे दिन से हमने चौथे और छठे दिन जो काम करना है वो इंग्लिश से पीछे, मतलब इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश। तो हमने ये जो चौथे और छठे दिन ये कार्य करना है। इस तरह से हमने ये 15 मिनट काम करना है इसमें। यहाँ थोड़ा सा मेरा रह गया था, शुरू में जब हम 15 मिनट काम करेंगे वहाँ जो कविता या बाल गीत जब हम कराएंगे तो वहाँ दोनों लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश। जो मैम ने बताया कि 15 मिनट हमने किन किन एक्टिविटी पे काम करना है, 15 मिनट की एक्टिविटी में हम कविता पोस्टर पर चर्चा करेंगे, कार्य करेंगे, जिसमें अध्यापक ने कोई भी एक कविता लेनी है। उसके लिए बच्चों को सर्कल में बिठाना है, हाव भाव के साथ ही आप कविता को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ विद एक्शन क्रियाएं और लय और शब्दों का ध्यान रखेंगे ताकि बच्चे सही तरह से उसका उच्चारण करें। कविता पोस्टर में आपने कविता बार बार अध्यापक ने उसको 2 बार कम से कम रिपीट करनी है ताकि बच्चे को शब्दों का ज्ञान हो। इसके साथ साथ आगे हम गतिविधि करके दिखाएंगे कक्षा कक्ष में। इसमें GRR फॉलो होगा, I do, we do और you do को फॉलो अप करना है। देन हैंड ओवर टू मैम योगिता मैम। जैसे कि आपको पता है कि बाल वाटिका के बच्चे पहली बार स्कूल में आए हैं, तो वो कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे कि जो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो उनको थोड़ा सहज करने के लिए और थोड़ा एक्टिव करने के लिए हम मुक्त चर्चा करेंगे। जब एक बच्चा किसी बात का जवाब देगा तो दूसरा बच्चा खुद पे खुद एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सर किसी एक से क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सभी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो मुक्त चर्चा है ये पहले दिन और तीसरे दिन होगी। बच्चों से बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस पूछेंगे। जब हम एक बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी भी उस चीज का जवाब देंगे, तो उससे हमें उनके इंटरेस्ट का भी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे से पूछेंगे कि आज आप क्या खाकर आए हैं, तो एक बच्चा जवाब देगा तो धीरे धीरे सभी बच्चे सहज हो जाएंगे और वो एक्टिव भी होंगे। इसका मेन पर्पस बच्चों को सहज करना और एक्टिव करना है। देन कविता पोस्टर है वो पेज नंबर TG के अंदर 19 पे है, ऐसी मुख्य चर्चा पेज नंबर 19 पे है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है सामाजिक भावनात्मक और नैतिक विकास के अंदर हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, संबंध बनाना, उनकी पसंद नापसंद की चीजों को पहचानना और देन परिस्थितियों के अनुसार बच्चे को कैसे ढलना है। इसके अंदर हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। मान लो कोई बच्चा आ रहा है, उससे बोले कि मान लो पहले ही मैं एक्टिविटी करती हूँ कि मेरा नाम ये है, और साथ में कोई एक्टिविटी क्लैपिंग बजाएगी, साथ में दूसरा बच्चा आएगा वो अपना नाम बताएगा, वही एक्टिविटी करेगा। ये कब होगा ये कौन से दिन होगा? एक ही दिन होगा सप्ताह में, और 5वें दिन जिसपे कार्य किया जाएगा। देन उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, ये सप्ताह में 2 दिन होगा, चौथे और छठे दिन होगा। इसमें जैसे हम मेनली हिंदी पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को थोड़ा बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम रोज यूज कर रहे हैं वर्ड्स को, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम एक प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे, वो प्रोसेस है TPR,
टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होगा, टीपीआर के अंदर हम बॉडी की एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक्टिविटी करवा सकते हैं और पिक्चर से भी रिलेटेड एक्टिविटी करवा सकते हैं। टीपीआर के अंदर जैसे बॉडी की एक्टिविटी है, जैसे हम बच्चे को कर दे टच योर नोज, टच योर आईज, टच योर लेग, इस तरह की एक्टिविटी। देन टीपीआर ऑब्जेक्ट के अंदर हम बच्चे को बता सकते हैं कोई बॉल ऑब्जेक्ट को लेके, थ्रो द बॉल, कैच द बॉल, और देन उसके अंदर क्या है, पिक्चर से दिखा के सी दिस पिक्चर, पॉइंट आउट दिस पिक्चर, ऐसे हम पिक्चर को दिखा के बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं। देन हमें एक दिया गया था टास्क कि क्लास में शिक्षक का रिस्पॉन्स कैसे होगा। बच्चों अच्छा, मंगलवार को तो हमें कविता पे चर्चा करनी थी, कविता पुस्तक के बारे में पढ़ना था ना। चलो हम आज हाथी के बारे में बात करते हैं। हाथी सबने देखा है? नहीं देखा तो देखो, ऐसे ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा सा। तो हम इसका यूज करके पोएम को सिखा सकते हैं। क्लास में चित्र चार्ट को ऐसे कहीं पे भी सत्य मना करके रखोगे, साथ में पकड़ेंगे। सर उस तरह लटका दो, मीटिंग आ रही है अपनी, कपड़े सुखा कर हाथी राजा बहुत भले, हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिला के कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, कान हिला के कहाँ चले, कान हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। सभी मिलके बोलेंगे, ठीक है? वैसे इन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया, बोलना मेरे को था। ठीक है, अब सभी क्लास के बच्चे मिलकर इससे बोलेंगे, ठीक है? चले। हाथी राजा बहुत भले, हाथी राजा बहुत भले, सूंड हिला के कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले, कान कोई कान हो गया, कान हिला के कहाँ चले, कान हिला के कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आगे सभी को बोलोगे तुम लोग अपने आप से, बोलो जी, कैसे बोलोगे? करो स्टार्ट, कौन करेगा? सारे मिलके करोगे, ठीक है? अब इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसके बारे में सीखा, हाथी के बारे में। आपके आपको क्या क्या, हाथी का चेहरा आ गया ना? थैंक यू। सुपरना में भी तो वैसे तो कहानियां एवं निर्देशित खेल जो है, इसकी बाल वाटिका 3 के अगर बच्चे की इनिशिएट स्टेज पे आप लेके जाएंगे, अगर बच्चा आपके पास बाहर से एटमॉस्फेयर से, अपने फैमिली एटमॉस्फेयर से आता है, तो आने के बाद सबसे पहले तो जो उसकी शुरुआत जो है इसी प्रकार की एक्टिविटीज से कर सकते हैं, कहानियों से, खेल से। क्योंकि बच्चा अपने पारिवारिक जो परिवेश में होता है, तो अगर उसके साथ दादा दादी है या वो आजकल तो चैनलों से भी वो कहानी देखते रहते हैं, तो वो कहानी सुनने की थोड़ी हैबिट होती है छोटी। और दूसरा खेल जो है छोटे बच्चे को भी बड़ा पसंद होता है। हालांकि एक्सेप्शन है, मोबाइल वाले गेम चल गए, बट वो भी गेम है। तो दैट्स वाई ये जो है बाल वाटिका 3 में अगर बच्चे को आपने बढ़िया तरीके से उसको जो है स्कूल के एटमॉस्फेयर में सीजनिंग करनी है, ताकि बच्चा जो है वहाँ पर इजी फील करे, रिलैक्स फील करे, तो उसके लिए कहानियां और खेल, सबसे पहले खेल आएंगे, उसके बाद निर्देशित आएंगे। ये दोनों बहुत जरूरी है। कहानी क्यों जरूरी है कि जैसे सपोज आपके बच्चा आ जाता है शुरू में और आपने उसके लिए एक प्रिंटेड कुछ उठा लिया और आप उधर लगे, तो बच्चे का दिमाग जो है उधर आपका क्या होगा कि बच्चा उसमें टायर्स भी हो सकता है, बच्चा इंटरेस्ट भी नहीं ले सकता। तो जब बच्चे को वहां पर बिठाएंगे और हम उसको कोई कहानी सुनाएंगे, और कहानी भी कौन सी परिवेशी है, जो उस परिवेश की कहानियां हैं वो उसको सुनाएंगे, और उसमें कैरेक्टर्स हमने ऐसे सिलेक्ट करना है जो कैरेक्टर बच्चा अपने परिवार में अपने वहाँ इस प्रकार की चीज लेके उस प्रकार की कहानी बनानी है।
इसमें एक चीज और करेंगे कि एक दो वर्ड या करेक्टर ऐसा लेंगे जिसमें जहाँ हमें ये एक्सपेक्ट करें कि सब बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इस प्रकार की कहानियां उसके अंदर जो है बच्चे को आने के बाद जब वो नया आएगा तो इस प्रकार की कहानियां उसको सुनाई जाएंगी। फिर इसमें निर्देशित खेल आता है। निर्देशित खेल जो है वो मुक्त खेल के बाद का खेल है। मुक्त खेल में हम क्या करते हैं कि बच्चों को छोड़ देते हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से जो मर्जी खेलें, या हमने खेल कोने में बच्चे को छोड़ दिए आप खेलो, तो वो बोर्ड को फेंक भी सकता है, मार भी सकता है। वो मुक्त खेल जहाँ बच्चा अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन जब निर्देशित खेल की बात आती है तो निर्देशित में कहीं ना कहीं वो टीचर कंट्रोल्ड और प्रॉपरली गाइडेड खेल रखाते हैं, जिसमें जो है टीचर एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे देता है। सपोज करो पहले मैंने बच्चों को बाल दी, 10 बच्चे थे, वो एक दूसरे के मारने लगे। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि बच्चों आपने एक बच्चा बाल उठाएगा, यहाँ से उठा के हम 5 सर्कल में खड़े जो दूसरे को देगा, दूसरा बच्चा उस गेम को आगे पास करेगा, तो उससे बच्चे को इंस्ट्रक्शन मिलेगी और फिर वो मारने वाला भी काम खत्म होगा और बच्चे के अंदर कोऑपरेशन भी आ सकती है। और इन जो कहानियां और ये खासकर जो निर्देशित खेल है, इसमें बच्चे का वैसे तो प्राणमय विकास भी है, प्राणमय कोष भी इसमें आ जाता है, ठीक है जी। विज्ञानात्मक आपका कोष भी इसी के अंदर आ जाएगा, मनोमय भी इसके अंदर आ जाता है। और एक फाइन मोटर स्किल वाला आपका था, जब गेम निर्देशित होगा तो गेम जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसमें ग्रोथ मोटर वाला सिस्टम कर जाएगा। और ये इनिशियल स्टेज में जो बच्चा बालवाटिका 3 में आता है तो एक्टिविटी बेस्ड जो काम होता है उसमें खेल भी एक एक्टिविटी में आ जाता है। तो सबसे पहले टीचर कोशिश ऐसे करे कि गेम जो मिलाए उसको निर्देशित गेम भी दे, उसमें गेम के अंदर ऑब्जेक्टिव ऐसी हो जो बच्चे के लिए इको फ्रेंडली हो, उसको हार्म ना कर सके। तो हम हार्ड बोल दे रहे तो दूसरे के मार दे, नुकसान हो जाएगा, छोटा बच्चा है। तो इन काफी चीजों का भी हमें उसमें ध्यान रखें। जैसे सर ने अभी बताया कि कहानियां और निर्देशित खेल क्या होता है और उसकी क्या क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। तो कहानियां सबसे पहले सर ने बता ही दिया कि कहानियां क्यों जरूरी है। सबसे पहले ये भी होना चाहिए कि रुचिकर होनी चाहिए, बच्चे को कक्षा प्रभावी लगे और बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कहानियों का बहुत अहम रोल है। और इससे भाषा का विकास भी होता है, उसकी समझ पुख्ता होती है और एकाग्रता बढ़ती है। जैसे निर्देशित खेल की अगर हम बात करें तो बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है, नियम और अनुशासन सीखता है उससे बच्चा। और जहाँ अगर इसके क्लास में समय की बात करें कि कितने समय में करवाना चाहिए, तो इसके लिए टोटल टाइम 45 मिनट का डिसाइड किया गया है, जिसको आगे 2 भागों में और डिवाइड कर दिया गया है। प्रिंट सामग्री से संबंधित रणनीति होती है, उसको हम पहले 20 से 25 मिनट में करवा सकते हैं। और दूसरा होता है निर्देशित खेल, उसको भी हम 20 से 25 मिनट का उसमें टाइम रख सकते हैं। तो उसके लिए भी अलग अलग से सामग्री हमारे पास आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्या क्या इसके लिए सामग्री होगी। अगर कहानियों की ही बात करें तो कहानी से संबंधित आपके पास किताबें हैं बहुत सारी। सुनो सुनाओ एक नई कहानी का संग्रह आया है, वो उसमें यूज कर सकते हैं। जो आपकी वर्क बुक है उसका भाग 2 है, उसमें छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं चित्रों के साथ में, उसका हम यूज कर सकते हैं। और बिग बुक है आपके पास यहाँ पर लगी हुई है, इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स हैं, पोस्टर है, चित्रकथा चार्ट है, चित्र चार्ट है, उनका भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर अध्यापक द्वारा संरचित कोई भी कहानी हो सकती है। अगर मौखिक कहानी की अगर हम बात करें तो मौखिक रूप से भी संरचित कहानी चित्र अध्यापक खुद से उनको सुना सकता है। तो सर ने बता ही दिया कि इसमें कौन से कोश का विकास होता है, कौन से किस तरह के संज्ञानात्मक और सृजनात्मक का विकास होता है। और इसके उद्देश्य बहुत विस्तृत है। हमने कुछ मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं कि परिवेश से सबसे पहले यही आता है कि उनको बच्चों को परिवेश से परिचित करवाया जाए, उनके आसपास के जितनी भी चीजें हैं उनसे परिचित करवाया जाए। हो सकता है कि बच्चों ने वो चीजें ना भी देखी हो, लेकिन आजकल बच्चे कार्टून से वो सारी चीजें देख चुके होते हैं। हमने हाथी नहीं देखा, हमारी जनरेशन ने नहीं देखा, तो आजकल के बच्चों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं देखी होगी ये सारी चीजें। अगर जैसे जंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बात करें तो वो चीजें तो हमने भी नहीं देखी है, लेकिन टीवी से, कार्टून से, मोबाइल फोन से बच्चे उन चीजों से परिचित हैं। तो ये चीजें भी आजकल हमारे परिवेश में आ गई है, तो उन चीजों से परिचित करवाना भी जरूरी है बच्चों को। और मौखिक भाषा का विकास होता है, स्थानीय भाषा का यूज करते हुए मौखिक भाषा का विकास हम करते हैं। इसमें बच्चा कहानी को समझ सके, कहानी इस तरीके की होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, और कहानी को समझ करके बच्चा रिस्पॉन्स भी दे, उसकी क्या कितना उसको समझ आया है, किस तरीके को प्रतिक्रिया दे रहा है, उसमें वो भी संबंधित है इससे। और शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। जब मौखिक भाषा की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो मौखिक भाषा से मतलब ही हमारा ये होता है कि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा वोकैब उनकी बढ़े। तो आगे इनके बताएंगे।
जो आज हमारी कहानी का टाइटल है वो मैं भारी या तुम। आगे मैडम आपको कहानी से परिचित कराएंगी। कहानियां और जो निर्देशित खेल है इसको 6 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला है मौखिक रूप से कहानी सुनाना और चित्र बनाना, जिसका 1 दिन का टाइम दिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो जो टीजी है उसमें पेज नंबर भी दे रखा है, कितने पेज से कितने पेज नंबर तक है। पेज नंबर 30 से पेज नंबर 38 तक है। उसके बाद बिग बुक पर कार्य, जो बिग बुक 8 फील्ड में गई हुई है उन पे 2 दिन कार्य किया जाएगा। चित्र पर चर्चा और चित्र कहानी पर चर्चा। अगर चित्र पर चर्चा की बात करें तो वो सप्ताह 13 तक है, 13 तक, लेकिन चित्र कहानी पर चर्चा करें तो वो सप्ताह 14 से शुरू होगा। उसके बाद मौखिक खेल और ध्वनि जागरूकता, ये भी सप्ताह 13 तक कराना है और अक्षर ज्ञान सप्ताह 14 से शुरू कराना है। और ये दोनों ही जो मैंने चित्र पर चर्चा और ध्वनि जागरूकता बताई थी, ये दोनों 2-2 दिन कराने हैं। उसके बाद है सृजनात्मक विकास की गतिविधियां और संज्ञानात्मक विकास की गतिविधियां। सृजनात्मक विकास की गतिविधियां 1 दिन के लिए है, इसमें बच्चा कुछ नया बनाएगा। और संज्ञानात्मक विकास की गतिविधियां जो हमारे निर्देशित खेल आते हैं, जिन्हें हम एक गतिविधि के माध्यम से अभी आपके साथ करेंगे। अब मैम आपको कहानी बताएंगे। कैसे हो रानी बेटा? आज बड़े उदास दिख रहे हो आप, क्या बात है? खाना नहीं खाते आप? नहीं मैडम, खाया नहीं मैंने आज। इधर भी देख लो, सब सारे उदास हैं। भूख लगी सर। मैडम आपकी चलो आज जैसा आपकी शर्ट है ये काला होता है, काला, ठीक, ब्लैक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलो बच्चों, आज मैं आप सबको जंगल में लेके चलती हूँ। कहाँ चलेंगे? जंगल में कौन मिलेगा? शेर। कैसे प्रकार से? और कौन मिलेगा? भालू। एक रवि है। ठीक है, तो अब हम चलते। आपने जंगल देखा है कैसा होता है? बहुत बड़ा जंगल होता है। कैसा होता है? और उस जंगल में बहुत सारे जानवर भी होते हैं। जानवर होते हैं ना? और सबसे बड़ा जानवर होता है, बहुत बड़ा विशाल का है, शेर हुआ मैडम, शेर। हाथी होता है बेटा वो। हाँ जी, सूंड सी बड़ा लंबी सी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक पहचाना आपने। मेरे को तो गणेश जी जैसा लगा जी, वही आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जंगल में जाते हैं हम, वहाँ पे हमें तरह-तरह के जानवर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? उन सब जानवरों में जिद लगती है कि मैं एक दूसरे से भारी हूँ। सब जानवर बोलते हैं मैं भारी हूँ, दूसरा जानवर बोलता है मैं भारी हूँ। आप क्या सोचते हो सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? हाथी। तो हाथी को घमंड होता है कि मैं सबसे भारी होता हूँ, शक्तिशाली होता हूँ, मेरे बराबर में कोई नहीं होता। तो फिर 1 by 1 एक-एक करके सभी जानवर वो नाक तोल के पलड़े में बैठ जाते हैं। एक साइड हाथी बैठ जाता है और एक साइड सबसे पहले कौन आता है? जंगल का राजा। कौन होता है जंगल का राजा? शेर। तो जंगल का राजा एक साइड बैठ जाता है, एक साइड कौन बैठता है? हाथी। तो पलड़ा किसका भारी रहेगा? हाथी का। तो वो सभी जानते हैं कि हाथी बहुत भारी है, तो पलड़ा हाथी में ही भारी रहेगा। धीरे धीरे सारे जानवर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक साइड पलड़े पे सभी जानवर बैठ जाते हैं और एक साइड हाथी बैठ जाता है। तो आप बताओ किसका पलड़ा भारी रहेगा? नहीं, बहुत सारे जानवर एक साइड बैठे हैं बेटा। हाँ, बहुत सारे जानवरों का हो सकता है। बहुत सारे जानवर मिलके और हाथी मिलके पलड़ा बराबर हो गया हो सकता है। हो भी सकता है। मैडम ये सारे जानवर किस तरह इकट्ठे हुए हाथी के खिलाफ? पलड़ा कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, जो आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा। तो आप ये बताओ, आपने जानवर कहाँ देखे हैं? पलड़े में। बेटा सही बताया आपने, पलड़े में देखा आपने। और टीवी में भी देखे होंगे। आजकल ज्यादा बच्चे फोन में देखते हैं, टीवी में बहुत कम
आई बॉडी पार्ट को टच करना है, जिसका नाम लू में वही टच करना है। हाँ, खड़े करना है सर, ठीक है। हटा दो मैडम, मैं से शुरू कर दे दोबारा। आई, ईयर, हेड, नोज, लिप्स, चिक, बॉटम। एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है सर। आप ये देखिए ना कि किसी साइड में पॉइंट जा रहे हैं। अब तो बराबर है, वापस रख दीजिए। सर आप ध्यान रखना कि किस साइड में कितनी बॉटल जा रही है। पूरा ध्यान इन पे। नोज, आई, हेयर, फिंगर, हैंड्स, चिक, टेल, नोज, ईयर, चिक, चिन, होठ, वाटर।